Trial by Error is an audio series on the 2008 Noida double murders of Arushi Talwar and Hemraj Banjade. This discussion focuses on the botched investigation of the UP police. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। मैं एक रेडियो और टेलीविज़न जर्नलिस्ट हूं। मेरे साथ हैं विनय तिवारी, मेरे एक्स कॉलीग भी हैं और आजकल इंडिया टुडे ग्रुप में मैनेजिंग एडिटर हैं। बात हो रही है आरुषि केस की, और किसी भी क्राइम के बाद मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो पहले 24 घंटे, जब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सारे सबूत इकट्ठा करती हैं उस क्राइम से रिलेटेड या क्रिमिनल के अगेंस्ट। लेकिन अगर आरुषि हेमराज मर्डर के 8 साल बाद भी आज भी लोगों में कन्फ्यूजन की स्टेट है कि आरुषि को किसने मारा, क्या वाकई उसके पेरेंट्स ही उसके कातिल हैं या कातिल कोई और है, तो क्या सबसे बड़ी गलती उन पहले 24 घंटे में हुई है जब आरुषि की डेड बॉडी मिली थी? विनय। बिना बेशक रिचा, पहले 24 घंटे में ये केस जितना ख़राब हुआ है, बड़े कम ऐसे केस हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से भी उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन नहीं माने जाते हैं, खास करके इस तरह के क्राइम के बारे में। लेकिन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इससे ज़्यादा बुरा इन्वेस्टिगेशन पहले 24 घंटे में मैंने शायद ही अपने करियर में कभी देखा हो। और उसके बाद जितना भी सैल्वेज ऑपरेशन आप कह सकते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या वो सीबीआई की 2 टीमों का हो, वो केवल सैल्वेज था। वो केस कभी वर्कआउट नहीं हो सकता था। इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये थी, किसी भी केस में अगर प्रत्यक्षदर्शी या विटनेस नहीं होता है, पुलिस को, हिंदुस्तानी पुलिस को विटनेसेस को इंटरोगेट करके या उनसे पूछताछ करके केस सॉल्व करने की आदत है, या प्रेशर डालने की, जिसको वो बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरोगेशन। उसका मतलब कुछ और ही होता है, और आप सब जानते हैं इस प्रोफेशन में उसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, वो टेक्निक उनके पास है नहीं, साइंस की, फोरेंसिक साइंस की, इन्वेस्टिगेशन की, फिंगरप्रिंट कैसे लिफ्ट करते हैं, ये आता नहीं है उनको। और इस केस में कोई विटनेस था नहीं। एक घर है, मर्डर हुआ, उसमें जो लोग हैं बस सारा शक उन पर, सारा शक उनके ऊपर है। दूसरी बड़ी समस्या, और ये मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये मर्डर हुआ उसके 24 घंटे के बाद हम लोग उसी स्पॉट पे उसी वक्त गए ये देखने के लिए कि सब रात के 12 बजे के आसपास वहाँ क्या माहौल होता है। बहुत तरह की बातें चल रही थी, हम लोग वहाँ पर चले गए। जब मैं बाहर आया उस घर से, तो वहाँ पर जो चौकी का एक सब इंस्पेक्टर था वो बाहर खड़ा था, क्योंकि उसको पता चला मीडिया आई हुई है, तो वो आ गया वहाँ पे। उससे बातचीत के दौरान मुझे ये पता चला कि इसके पहले 8 साल उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर जैसे इलाकों में हुई थी। किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरी इलाके जैसे वातावरण में पहली बार वो पोस्टिंग आया था। उसने बोला उसका गांव यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, इसलिए उसने पोस्टिंग यहाँ करवा ली। और इस चीज़ को बताने के तुरंत बाद उसने मुझे अपना एक फ़ोन निकाला, दिखाया, जिसमें आरुषि के कुछ SMS थे। बहुत लाजमी था, इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि उसकी जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग थी किसी भी समाज की, वो इतनी अजीब सी थी कि उसको सब कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके दिमाग में प्रेजुडिसेस थे, और उस प्रेजुडिस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हम लोग ने इस एक एस्पेक्ट पर मैंने पहले भी बात की, जब पहला एपिसोड हम डिस्कस कर रहे थे। आजकल हमारे बच्चे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो सही है गलत है उस पर जाने की हम इस वक्त नहीं जा सकते, बट एक पूरी पीढ़ी की एक तरह की भाषा बन गई है। कपड़े जैसे आजकल बच्चियां पहन रही हैं, लेकिन इट्स सो इजी टू असैसिनेट द गर्ल्स कैरेक्टर। और वही ये सेंसिटिविटी पुलिस में है ही नहीं कि क्या बात करनी है। और आप तो कांस्टेबल लेवल के लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आईजी मेरठ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शब्द इस्तेमाल किए थे, I mean, people were taken aback. A word like wife swapping, you can't just throw words like this at the press conference. Absolutely. And I must tell you that Indian police systems में prejudices या social prejudices इतने ज़्यादा और इतने deep rooted हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट ही करते हैं prejudice के हिसाब से। Character is never ever a subject matter of investigation. Never. Even in cases of prostitution, where pimps or somebody is arrested, जो जेसिका में भी हुआ था. Exactly. The girl's character can never be under investigation ever. Even in a case of rape, if you remember, most of the defense counsels try and start allegations against the girl's character. ये बड़ी पुरानी तकनीक है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता इन्वेस्टिगेशन का। और ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, इन्वेस्टिगेटर्स का दिमाग में प्रेजुडिस होना, और उस प्रेजुडिस के आधार पर आप फैक्ट्स को करेक्ट करके उसको एक कहानी बनाने की कोशिश करें या शेप देने की कोशिश करें, केस खराब होना ही होना है। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो जानकारी होनी चाहिए वो ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। मतलब मैं शायद ये वर्ड बहुत रेयरली इस्तेमाल करूं, प्रोफेशनली मैं थोड़ा मॉडरेट टाइप का आदमी हूं, लेकिन ज़ीरो इस केस में इन्वॉल्व हुआ फॉर इस इन्वेस्टिगेशन। विनय, मुझे एक बात बताइए, आपने इतने साल जर्नलिज्म किया और खासकर आरुषि केस को तो आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने निठारी भी फॉलो किया होगा, जेसिका भी फॉलो किया होगा। इससे पहले किसी केस में ऐसा हुआ कि पहले पुलिस एक वर्जन देती है और किसी को कातिल ठहरा देती है कि भाई माता पिता ने, उसके बाद सीबीआई का एक ऑफिसर आता है जो कहता है नहीं, माता पिता ने नहीं मारा,
सर्वेंट्स ने मारा, उसके बाद फिर फाइल खुलती है, उसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम कहती है माता पिता नहीं मारा। इतने डिफरेंट वर्जन्स एक ही केस में, अलग अलग एजेंसीज के, आपने इससे पहले कभी सुने थे? मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ। ये जजमेंट जो आया फाइनल, जिसमें कन्विक्ट हुए उसके माँ बाप, वो शायद 210 या 220 पेज का जजमेंट था। उसको हम लोगों ने एक से ज़्यादा बार पढ़ा। मुझे जजमेंट पढ़ने के बाद भी अभी तक कंक्लूजन नहीं आया कि वाकई में मर्डर किसने किया, ऑनेस्टली। बिकॉज आपको मालूम है जजमेंट्स में पहले 100-150 पेजेस में डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों के आर्गूमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, और उसके बाद जज अपना कंक्लूजन बताता है। जज ने वो सारे आर्गुमेंट्स लिस्ट किए हैं और उसके अंत में 26 कंक्लूजन पॉइंट्स दिए हैं, जिसके आधार पे उसने कहा है कि साहब मुझे लगता है कि इन्होंने मर्डर किया है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट था सीबीआई का, अगर आप उन 26 पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिए, उसमें से 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जो अनयूजुअल हैं। और मैं अनयूजुअल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर बाध्यता है, वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ नॉट गोइंग बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट टू टॉक अबाउट अ जजमेंट। बट द फैक्ट इज that out of those 26 there are at least 6 points that are unusual. They are very rarely will you see a judge list out those kind of points to say कि इस आदमी ने मर्डर कमिट किया होगा या इस इंसान ने मर्डर कमिट किया। इट्स वेरी अनयूजुअल। मतलब ऐसा बहुत कम जजमेंट्स में मैंने देखा है जिसमें जज ने इस तरीके के पॉइंट्स मेंशन किए हों ये बेस करने के लिए कि साहब मर्डर इस इंसान ने किया। एक और बात बताइए, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे थे, और इसमें बहुत लोगों का कहना है कि टोटली बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन है। आपने पहले भी कहा कि वेल इक्विप्ड ही नहीं है, कि फिंगरप्रिंट्स लिए जाने चाहिए थे। आपकी नज़र में क्या क्या गलतियां पहले 24 घंटे में आरुषि के केस में इन्वेस्टिगेशन के आएंगे? देखिए, क्योंकि क्या होता है, कोर्ट सारे हायर कोर्ट में भी आप जाते हैं तो वो नए इन्वेस्टिगेशन तो दोबारा नहीं कराता, वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, लोअर कोर्ट के वर्जन्स को ही आगे देखता है। नीचे क्या गलतियां हो गई? मैं बताता हूँ। गलती शुरुआत तो सबसे पहले 1 घंटे में हुई। आपने देखा है हमारे मोस्ट ऑफ आवर पीपल हु आर लिविंग इन बिग सिटीज और हु कंज्यूम टेलीविजन, दे वॉच सीरियल्स लाइक CSI एंड कासल एंड ऑल दोस इन्वेस्टिगेटिव सीरियल्स जो आते रहते हैं टीवी के ऊपर। हमारी आदत है उसमें देखने की, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का एक टेप लगा दिया जाता है जो क्राइम सीन को ब्लॉक कर देता है। ये जो टेप लगा के क्राइम सीन ब्लॉक करने का कॉन्सेप्ट है, यूपी में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे ख्याल से उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्राइम सीन सिक्योर करने का मतलब क्या होता है। दिल्ली पुलिस में अभी ये शुरू हुआ है, बॉम्बे पुलिस में शुरू हुआ है, कुछ और मेट्रोज में शुरू हुआ है, लेकिन यूपी के अंदर क्राइम टेप नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अब आप बिलीव करें कि उस इलाके में, उस घर के अंदर पहले 1 घंटे में कम से कम 100 लोगों ने क्राइम सीन के ऊपर ट्रैम्पल किया। 100 लोग, इंक्लूडिंग मीडिया। बिल्कुल 100%। मीडिया का सारे रिपोर्टर्स अंदर थे, वॉक थ्रूज हो रहे थे, टिक टैक्स हो रहे थे, शॉट्स बनाए जा रहे थे, चीज़ों को लोग हाथों से उठा रहे थे। नेचुरली आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर मिलने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब कोई फिंगरप्रिंट, कोई पाम प्रिंट, किसी भी तरीके के फुटमार्क्स कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो फुटमार्क्स या पाम प्रिंट क्राइम के पहले के थे या बाद के थे, ये भी स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो क्राइम सीन एकदम सिक्योर नहीं हुआ। जो पहली रिस्पॉन्डेंट टीम आई, उस टीम ने बहुत सारे कंक्लूजन्स बहुत जल्दी किए और बहुत ही शॉर्टी काम किया। वही परसेप्शन की वजह से किया। और सबसे बड़ा शॉर्टी काम ये किया, आपको मालूम है हेमराज की बॉडी 2 दिन के बाद डिस्कवर हुई। और अगर आपने इसका मतलब क्राइम सीन ठीक से चेक भी नहीं किया, क्राइम सीन चेक करने का मतलब होता है पूरा घर टॉप टू बॉटम, आजू बाजू के 2-3 घर आप सब चेक करते हैं, वो भी चेक नहीं हुआ। इससे बड़ा लैप्स क्या हो सकता है कि जिसको आप मर्डर मान के चल रहे हैं, उसका बॉडी उसी घर में 2 दिन तक उसी घर में पड़ी हुई है। वहां पर प्रॉब्लम हुई। थर्ड प्रॉब्लम ये हुई कि जो लैब में सैंपल्स भेजे गए, वो लैब उतनी ही इनएफिशिएंट है जितनी वहाँ लोकल पुलिस थाने की। तो जो डॉक्टर साहब ने पहली ऑटोप्सी रिपोर्ट जो दी और उसके बाद जब सीबीआई की टाइम ऑटोप्सी रिपोर्ट दी, उन दोनों में इतना फर्क है कि आपको डाउट होने लगेगा कि कौन सा वाला बेटर है। आप प्रोफेशनली पहली बार कर रहे थे या दूसरी बार कर रहे थे, बहुत फर्क है। मतलब दोनों के रिपोर्ट्स में बहुत अंतर है। और उस लैब की कैपेबिलिटी क्या है, सैंपल को ठीक से सिक्योर रख सकते हैं नहीं रख सकते। इनफैक्ट उसमें एक इंस्टेंस बाद में सामने आया कि साहब उन लोगों ने सैंपल भेजा ही नहीं, फ्रिज में ही रखा रहा थाने के अंदर बहुत वक्त तक। थाने में फ्रिज भी था? मतलब मुझे तो लग रहा है ऐसे बाहर तो नहीं। अब वो चल रहा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन फ्रिज था। और यूपी में लाइट का हाल आपको पता है, वो पता नहीं फ्रिज चलता भी है या नहीं चलता, लेकिन इस तरीके के लैप्सेस हुए हैं उस केस में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें क्राइम सीन के लेवल पे लैप्स हुआ, इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड्स के लेवल पे लैप्स हुआ, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लेवल पे हुआ, और उसके बाद लैब में भी हुआ प्रॉब्लम। एक मैंने और एस्पेक्ट है हमारे यहाँ, जब कोई क्राइम होता है इंडिया में, पावर एंड मनी दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इतनी बार भी चीज़ें खबरें आई, दोनों की तरफ से आएंगी, भाई तलवार बहुत पावरफुल डॉक्टर्स हैं, उनके लिंक्स हैं, कहीं हुआ कि मनी एक्सचेंज हुआ है, मीडिया प्रेशर। मुझे लगता है कि आपने एक धारणा बना ली है तो फिर आपको केस उसी दिशा में ले जाना है जहाँ आपने सोच लिया है। इतने तमाम तरह के प्रेशर्स भी इस केस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। नहीं, देखिए मैं बताऊँ ऑनेस्टली रिचा, ये इतने साल आपने प्रोफेशन में काम किया, यू नो दैट वेरी वेल। अगर इस केस में मॉनेटरी प्रेशर होता, या इफ इट वाज अ केस ऑफ
Talwar's having lots of money, they would have never been convicted. The fact that the case went against it, in my opinion, इसका मतलब ये है कि जो prejudice था, it was stronger than the money motive. काम कर गया। क्योंकि अदरवाइज इनके पास बेस्ट लीगल डिफेंस थी, बहुत लोगों ने आरोप इन पे लगाए। हालांकि ज़्यादातर डिफेंस काउंसिल जो इनके साथ थे वो प्रो बोनो लड़ रहे थे, यानी फ्री में लड़ रहे थे, वो चार्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास बेस्ट लीगल डिफेंस थी। उसके बावजूद अगर कन्विक्शन हुआ तो ऑब्वियसली वो प्रेशर तो काम नहीं आया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस केस में प्रेजुडिस और मीडिया दोनों ने खराब रोल किया, और मैं इस मामले में हाथ उठा के खुद कह रहा हूँ कि हमारे प्रोफेशन ने लेट डाउन किया है इस पर्टिकुलर केस में। मीडिया ने भी एक स्टैंड ले लिया था, मतलब तलवार के साथ मैंने देखा बहुत स्मॉल सेक्शंस ऑफ मीडिया था जो शायद उनकी तरफ की कहानी भी बता रहा था। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ रिचा, पता नहीं आप इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, धारणा है, मैं उसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। हिंदुस्तान में चाहे पुलिस हो या मीडिया हो, उसमें एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है माइंडसेट लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिसको कहते हैं मिडिल क्लास एनवी। मिडिल क्लास एनवी ये है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे से इकोनॉमिकली या प्रोफेशनली या सोशली जो भी सुपीरियर है, मुझे उससे थोड़ी सी एनवी की भावना धारणा मेरे दिल में रहती है, और उस एनवी के आधार पे हम तय करते हैं कि हमें इसको ठीक से ट्रीट करना है या हमें इसको मारना है। और ये बहुत सारे फील्ड रिपोर्टर्स में और बहुत सारे सीनियर लोगों में भी है, और ये सेम एनवी पुलिस में भी एग्जिस्ट करती है कि हमें लगता है ये सोशली मोबाइल हैं, सोशली सुपीरियर हैं, या पैसे वाले हैं, या कनेक्टेड हैं, तो ये सब खराबी करते होंगे। आप देखिए हिंदुस्तान के टीवी में, बहुत सारे मीडिया में, अगर कोई शॉट आता है जहाँ पे 4 लड़के यंगस्टर्स एक क्लब में बैठे हुए हैं, तो उसकी पहली लाइन होती है, ये अमीर ज़ादों की बिगड़ेल औलादें। और जिन्होंने वो स्टोरी लिखी होगी वो भी रोज़ यही काम करते होंगे शाम को, या भ्रष्ट अधिकारी, किसी को एकदम से भ्रष्ट अधिकारी लिखना, मतलब एक तरीके की लेबलिंग बहुत ज्यादा होती है। आप मतलब बियर पीने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बिगड़ैल है, ये बड़ा पुराने जमाने का माइंडसेट है, इट्स अ वेरी ओल्ड रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग। और ये सोशल मिडिल क्लास एनवी की वजह से इस केस में रिपोर्टिंग बहुत गलत तरीके से हुई। मतलब आपको रिपोर्टर के तौर पर, हम और आप सब ने रिपोर्टिंग की फील्ड में गए, हमें पता है, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, पुलिस वाले बहुत कुछ बताते हैं ऑफ रिकॉर्ड, क्या एयर पे डालना है exactly. और कितना नहीं डालना है, ये हमारे ऊपर होता है। एक और चीज़ होती है हमारे यहाँ, जब एक सीबीआई की रिपोर्ट में ये हुआ कि नहीं, कृष्णा ने और जो दूसरा सर्वेंट था उन्होंने कत्ल किया है, तो हमारे यहाँ तुरंत ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि गरीब को विक्टिमाइज किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। दूसरा जो कि पावर मनी की मैं बात की थी, और भी केसेस अगर लें, जैसे सुनंदा पुष्कर वाले केस में आया था कि डॉक्टर ने कहा है अंडर प्रेशर टू गिव अ सर्टेन काइंड ऑफ रिपोर्ट, तो क्या हो गया ना विनय, मीडिया में भी रह के एक धारणा बन गई कि कोई भी खबर आती है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई, तो पहले लगता है कि रिपोर्ट सच्ची है या अंडर प्रेशर बनाई गई होगी। तो हर तरह की एजेंसी से, हर तरह की टेस्ट रिपोर्ट्स पर एक बार मतलब भरोसा उठ गया है। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो भरोसा उठ गया है। बट भरोसा इसलिए उठा है रिचा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इतनी बार गड़बड़ियां की हैं और इतने एविडेंसेस हैं कि वो प्रेशर में या इनएफिशिएंसी की वजह से काम करते हैं कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हो तो चाहे कितना भी हमारी बिलीफ से कॉन्ट्रेरी रिजल्ट आए, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम बिलीफ से कॉन्ट्रेरी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। आप बताइए, हमारे घर में आप कोई भी बच्चा, एनी यंगस्टर, इफ़ यू नोटिस, has an equation where he either talks to the mother more or the father more. There is always an equation with either the mom or the dad. So you confide in your darkest secrets with either one of them. There are very few homes where a child or a teenager will confide in both the parents equally. It's about trust. He or she will confide in the parent who he or she trusts more and will confide in it. That is how it works even in investigations, right? I mean, Indians as normal people do not have faith in an investigative agency, and that is why आप पहले तो अपनी prejudice को assume कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कोई भी contrarian element आएगा। And human rights की जो बात करो वो बिल्कुल सही है। It's not as if human rights should be stopped, but the problem is कि it's a double-edged sword. And that is why scientific investigation या forensic investigation is the only way in which nobody can argue with it. आप किसी के साथ उस पर बहस नहीं कर सकते। अगर हेयर फॉलिकल का डीएनए आपके मर्डर के साथ मैच कर रहा है और वो स्पॉट पे मौजूद था, तो फिर मर्डर को बताना है कि वो वहाँ प्रेजेंट कैसे था। सिंपल सी बात है। और ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जो इन्वेस्टिगेट हुए हैं और सॉल्व हुए हैं वर्ल्ड ओवर, बट हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी या साइंस डेवलप ही नहीं है। विजय, एक्चुअली मैंने उसकी बात इसलिए करी ह्यूमन राइट्स की। आई रिमेंबर लॉन्ग बैक विजय सालस्कर की वाइफ मेरे साथ जिंदगी लाइव में थी, एंड शी सेड कि जब किसी का इनकाउंटर करके मेरे हस्बैंड आते थे तो मेरे घर के बाहर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले इकट्ठे हो जाते थे कि मर्डर किया। द डे माई हस्बैंड डाइड 26/11 में, बोली उस दिन कोई नहीं आया पूछने की, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई सेइंग कि इतना हमारा परसेप्शन एक वो हो गया है कि गरीब है तो वो विक्टिम होगा या ऐसा होगा, यही हुआ होगा कि वो अवधारणाएं हम दूसरों पर
लाद देते हैं। बट उसमें देखिए एक प्रॉब्लम थी, जो सर्वेंट्स को अरेस्ट किया सीबीआई ने, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपने जो अरेस्ट किया उसमें लॉजिक ठीक था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नार्को एनालिसिस, राइट? लेकिन नार्को एडमिसिबल नहीं है इंडियन कोर्ट में, इट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन ये वो कोर्ट। नेपाली सॉन्ग वाला मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, कहाँ से उन्होंने वो कनेक्शन निकाला टीवी स्टेशन से, रेडियो, नलिनी सिंह का जो टीवी स्टेशन, नलिनी सिंह के टीवी से प्लेलिस्ट मांगी गई कि Correct. उस रात, एंड आई वाज रीडिंग समवेयर कि इवन नलिनी सिंह वाज शॉक्ड कि व्हाई वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड कि उस शाम मेरे टेलीविजन पे कौन से गाने आ रहे थे, बट द कनेक्शन वाज वेरी इंटेलिजेंट। बिल्कुल, और आई थिंक वो अच्छा एग्जांपल था। लेकिन देखिए उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ थोड़ा सा फोरेंसिक या साइंटिफिक एविडेंस बैक करना था। वहां पे सीबीआई की उतनी गलती नहीं थी, क्योंकि ये चीज आप पहले 24 घंटे में कर सकते हैं, और वहीं पे उनका हैंडीकैप आ गया सामने। एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, ऑल्दो जर्नलिस्ट से बहुत गलत सवाल है जो मैं पूछ रही हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड उस समय भी और बाद में भी आपकी बहुत सारे, चाहे पुलिस वालों से चाहे सीबीआई वालों से बात हुई होगी, would you want to share any of that conversation today? देखिए, इन ऑल माई कॉन्वर्सेशंस, वेदर इट वाज विद सीबीआई ऑफिसर्स और यूपी पुलिस ऑफिसर्स, मुझे दो चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। एक ये कि कोई एक सर्टन लेवल ऑफ प्रेजुडिस था इस केस में। ये बहुत सारे ऑफिसर्स मान के चल रहे थे कि ये फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो कंडक्ट होता है विक्टिम का, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। अंडर नो सेक्शन ऑफ लॉ कंडक्ट ऑफ अ सस्पेक्ट इज अ सेक्शन इन इंडियन एविडेंस एक्ट। ऐसा नहीं है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में वो सेक्शन नहीं है, लेकिन कंडक्ट का मीनिंग अनडिफाइंड होता है। मतलब हिंदुस्तानी लॉ में, हर तरह के लॉ में, एक्चुअली दुनिया के किसी भी लॉ में बहुत सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन पे होती हैं, फैक्ट्स पे नहीं होती हैं। आपको कंडक्ट को डिफाइन नहीं करते हैं आप। इस केस में अगर माँ रो नहीं रही है, इसको अगर आप एविडेंस माने या इसको आप अगर कॉन्डक्ट का एक पार्ट माने, तो मेरे ख्याल से बहुत अनफेयर है। बिकॉज रोना या नहीं रोना इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आई कुड बी इन शॉक। बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर इंड्यूस्ड क्राइम कराते हैं टू मेक यू रिलीव योर ट्रॉमा। इंड्यूस्ड क्राइम का भी कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में। तो इसलिए इस चीज को ये सोचना कि साहब बिकॉज द वुमन, और ये जजमेंट में लिखा हुआ बाय द वे, जो 26 पॉइंट जज ने लिखे हैं उसमें से एक पॉइंट ये है कि द मेड हैज रिपोर्टेड, पॉइंट का नंबर मुझे याद नहीं है, शायद 11वां या 13वां है, that the maid has reported that when she reached the house, the mother was seen to be completely stoic and calm. Oh my God. Now, this is not a matter of investigation to suspect somebody. It cannot be. वो सदमे में चली गई, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और ये बड़ा नोन फिनोमेना है, लोग शॉक में चले जाते हैं। और अगर शॉक में नहीं भी जाते हैं, हर आदमी का ट्रॉमा से रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसने आइसोलेशन में ये पॉइंट लिखा था, लेकिन 26 में से एक पॉइंट ये भी था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो प्रेजुडिस की थी, जो मुझे लगी कई ऑफिसर से बात करके। वो जो आईजी साहब थे, आपको मैं एक छोटा सा वाकया बताऊं। मैं एक नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, उनके लिए एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए गया था। मैंने हाउ नॉट टू टॉक के लिए इसका डीवीडी लेके गया था। ये वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खराब था। इट वाज द मोस्ट डिजास्ट्रस मीडिया इंटरेक्शन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब उसको नाम नहीं मालूम था विक्टिम का, उसको डिटेल नहीं मालूम थे विक्टिम के, उसको ये तक नहीं पता था सीक्वेंस क्या है क्या नहीं है, जर्नलिस्ट के सवालों का कितना जवाब देना चाहिए, कितना देना, जर्नलिस्ट सवाल पूछेंगे। और जैसे वो कहानी बता रहे थे वैसा लगता है जैसे कोई उपन्यास पढ़ रहे थे, सस्ते वाला जो उपन्यास, और वो भी रेलवे स्टेशन पे जो मिलता है। हाँ, वही बहुत ही घटिया स्तर का था। इन दी एंड विनय, अभी क्या हुआ है, अभिरूप सेन की बुक आई, उसके बाद फिल्म बनी तलवार, और अब जो ये ट्रायल बाय एरर पूरा अरे का एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है। डू यू थिंक, अब एक बात दोबारा उठती है कि ये फाइल रीओपन होनी चाहिए, आपका क्या व्यू है? See, I'll tell you something. The biggest problem in this case is actually technically this case has been investigated thrice. जैसे जसिका लाल केस में री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ था उसके एक्विटल के बाद। इस केस में टेक्निकली ये केस 3 बार इन्वेस्टिगेट हो चुका है। एक बार यूपी पुलिस ने किया, उसके बाद सीबीआई की टीम नंबर 1 ने किया, फिर टीम नंबर 2 ने किया। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप री इन्वेस्टिगेशन करें भी, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड वही रहेगा जो था, उसको तो आप दोबारा, क्योंकि इस केस में कोई विटनेस है नहीं। इस केस में मतलब आई विटनेस नहीं है क्राइम का, बाकी विटनेसेस मटेरियल विटनेसेस हैं, लेकिन आई विटनेस नहीं है। तो आप इन्वेस्टिगेशन करके मटेरियली ज्यादा कुछ और कलेक्ट कर पाएंगे, आई डाउट। तो जो भी होगा वो पुराने उस पर बेसिस पर। एग्जैक्टली। एक आपको मैं और बताऊं बात, एक बहुत बड़ा मिथ है हिंदुस्तान बहुत सारे लोगों में कि लॉ इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैक्ट। लॉ इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैक्ट, लॉ इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। और अगर इंटरप्रिटेशन का फैक्ट सब्जेक्ट मैटर ना हो लॉ, तो कभी केसेस ओवरटर्न ना हो। In this case, my personal assumption is the interpreted what actually happened in by team number 2 was the right conclusion. This case should have been closed. It is impossible to determine who committed the crime. Certainly, there is no, in my opinion, there is absolutely no open and shut
सिचुएशन कि इन दोनों ने उनका मर्डर किया था। कोई नहीं है। ओपन एंड शट एविडेंस इस चीज़ का नहीं है। बहुत सारे डाउट्स हैं इस केस में। ऐसे केस में, और हिंदुस्तानी कानून में ये कहा जाता है कि साहब अगर आपको जरा सा भी डाउट है, किसी भी इनोसेंट को आप सजा नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, चाहे कितने गुनहगार छूट जाएं, एक Correct. इनोसेंट को तो सजा चूंकि नहीं कोर्ट होनी चाहिए। ने क्लोजर एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरे लिहाज से शायद इस केस को हायर कोर्ट में शायद जजेस डिफरेंटली देखें इसके इंटरप्रिटेशन को। सीबीआई टीम 2 ने भी इसको क्लोजर के लिए कहा था। सीबीआई टीम 2 ने ही क्लोजर के लिए कहा था। अच्छा। एक्चुअली मैं बताऊं उसमें, और ये बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ प्राइवेटली, उस टाइम पर सीबीआई के चीफ एपी सिंह थे। वो बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर हैं, बहुत ही क्लेवर ऑफिसर हैं, बहुत काबिल ऑफिसर माने जाते हैं। और ये मेरे ख्याल से उनकी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस का नतीजा है कि उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं क्लोजर रिपोर्ट लिखूं, लेकिन उसको वर्ड ऐसे करूं कि वो चार्जशीट जैसी साउंड करे। मैं आपको बताऊं 23 साल में मैंने ऐसी क्लोजर रिपोर्ट बहुत कम पढ़ी है जिसमें एक्चुअली वो चार्जशीट है, वो मतलब कि इन्होंने किया है शब्दावली murder, चार्जशीट वाली है, ओह, लेकिन लिखा ये है Against the parents. अगेंस्ट द पेरेंट्स, लेकिन लिखा इस तरह के, और लेकिन अंत में कंक्लूजन लिखा है कि साहब हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो कोर्ट मानेगा नहीं। नेचुरली कोर्ट ने नहीं माना उस चीज़ को। तो मुझे मेरा मानना ये है, वो कभी शायद एडमिट ना करें कि उन्होंने ये डेलिबरेटली ऐसा किया कि इस भाषा में लिखा कि उन्हें पता था कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो यू थिंक अगर रीओपन भी होता है तो उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा? नहीं, रीओपन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मुझे नहीं लगता बदलाव होगा, लेकिन डेफिनेटली कोर्ट्स ऑफ लॉ में जब जजेस होते हैं जो ज़्यादा लर्नड होते हैं, हायर कोर्ट्स, एपीलेट कोर्ट्स के जजेस ज़्यादा लर्नड होते हैं, उनका तरीका डिफरेंट होता है। उनका री इंटरप्रिटेशन जो एविडेंस का है, वो मेरे ख्याल से इसके दो तरीके हैं देखने के, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी और कोर्ट में जज ने इसको डिफरेंटली देखें इस पर्टिकुलर मामले को। ये बिल्कुल संभव है। आरुषि हेमराज केस, आगे आने वाले कोई भी ऐसा कोई क्राइम होता है, हमारी एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ा लर्निंग होनी चाहिए कि व्हाट नॉट टू डू, एज यू सेड, हाउ नॉट टू स्पीक टू मीडिया। 100% हाउ नॉट टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, हु टू पुट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। सबसे बड़ा पहला अहम मसला ये होता है कि हाँ, कॉल 100 नंबर पे आएगी, सबसे पहले जो लोकल ऑफिसर है वही जाएगा, लेकिन उसके अगले आधे घंटे के अंदर किस आदमी को इन्वेस्टिगेशन में लगाना चाहिए, वो क्राइम सीन कैसे सिक्योर करना चाहिए, 2 क्राइम सीन के एविडेंस कैसे लिफ्ट करने चाहिए, 3 किस लैब में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, 4 किस टाइप के विक्टिम से हम डील कर रहे हैं, किस तरीके की सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, किस तरीके का समाज है, उसमें किस तरह के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया जाए, 5 और 6 उसका प्रॉपर सुपरविजन, और मीडिया से कितना कहना है और कितना नहीं कहना है, सारी लर्निंग। और अपने बाकी ऑफिसर्स को बोलना है कि मुंह बंद करके रखो, ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी पुलिस लीक्स लाइक अ सीव, एज दिस से, जो छलनी होती है घर में, उस तरीके से लीक करते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा केस के बारे में। ये तरीका नहीं होता इन्वेस्टिगेशन करने डू यू थिंक पिछले 8 साल में सीखा है, ये सबक लिए हैं पुलिस ने? 0 नहीं लिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि ये केस हाई प्रोफाइल था, फिल्म सिटी जहाँ देश के सारे चैनल हैं उसके बहुत पास में था, हाईलाइट हुआ, हाईलाइट हो गया। और चूंकि जिस समाज से विक्टिम की बैकग्राउंड थी वो थोड़ा सोशली अपवर्ड मोबाइल था, नेचुरली टीवी का अट्रैक्शन उधर होता है, इसलिए ये हमें पता चल गया। ऐसे दर्जनों केसेस होते हैं इस प्रदेश में जहां हमें पता नहीं चलता और केसेस खराब हो जाते हैं। We haven't, and the only reason I'm saying we haven't is because I am yet to see the upgradation of any forensic lab in UP in the last 6 years. Have we done that? We haven't done that. I have not seen forensic scientists being hired. You know, there is a 60% shortage of forensic scientists in India. Forensic science is not an attractive field for anyone. बहुत सारे youngsters forensic science में नहीं जाना चाहते, और हमारे देश में बहुत शॉर्टेज है forensic scientists की। तो हमारे ओवरवर्कड हैं, ओवर स्ट्रेच्ड हैं, 6-6 महीने लगते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेट होने में, जहाँ स्टोर होती हैं वो कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, कोई अपग्रेडेशन उसका कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। चलिए विनय, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन एंजॉय किया होगा। दिस वाज ट्रायल बाय एरर फॉर अरे, आप इसको सावन पर भी सुन सकते हैं। You can hear the full episode of Trial by Error, The Arushi Files on array.co.in and Savan, Sundays 9 p.m.